हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, उसके साथ ही साथ एक करंट एस्पेक्ट रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है स्टैटिक और करंट के बीच में ना जो लिंकेज होता है उसको बनाने के अंदर। अब आप जानते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट से भी काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। और आप जानते हैं हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे उड़ान स्टैटिक की भी आती है, प्लस उड़ान 500 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस सेशंस के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम उड़ान 500 प्लस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका करंट एस्पेक्ट तो कवर हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपकी बैकग्राउंड लिंकेज चाहिए होगी, जहां जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो जो स्टैटिक और करंट का जो ब्रिज होता है ना, वो आपको इन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि जहां जहां पर यूपीएससी ने इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपको ना इकोनॉमी की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखने की, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हो मुझे एक कोट बहुत पसंद है, बेसिकली मेरी ही है, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन लेक्चर्स के माध्यम से ना आपको जो इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज आते हैं या फिर जो आप फील करते हो कि काफी मुश्किल होती है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं आपको समझाऊं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आए, आप उसके अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है विद रिगार्ड्स टू सर्विस सेक्टर। इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारे इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरह के अलग अलग मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, उसी तरह से यूपीआई की तरह ओएनडीसी जो होता है, एंड इसके अलावा भी आपके डिजी यात्रा एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इस तरह के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, दैट इज ई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब फार्मेसी तो आप जानते होंगे, राइट? आप लोग भी अपने घर के आसपास फार्मेसी से कुछ मेडिसिन वगैरह लेते होंगे। देखो, कुछ तो मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाते हो एंड आपका जो केमिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको ना एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी आपको वो दवाई यहाँ पे मिल पाएगी। सही बात है। अब इसी तरह से ना कुछ होती है हमारी ई फार्मेसीज, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो दवाइयों को, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और वो दवाइयाँ आपके घर के ऊपर डिलीवर हो जाती हैं। अब हमारे लिए ना ज़रूरी ये है जानना कि फार्मेसी सेक्टर के लिए हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास एक्ट कौन सा है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। अब ये एक्ट के अंतर्गत हमें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, ठीक है ना। पर हमारे यहाँ पे जो ई फार्मेसीज हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही। एक्चुअली ना गलती इन कंपनीज की भी नहीं है, कुछ कुछ जगह के ऊपर इन गलती कंपनीज की गलती है, पर कुछ जगह नहीं भी है। पता क्यों? क्यों सी ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट के अंतर्गत ई फार्मेसी को डिफाइन नहीं किया गया। हमारे पास एक्ट तो है ये 1940 का, अब 1940 का एक्ट है, हम बात कर रहे हैं 2024 की। तो कहीं ना कहीं उसमें ई फार्मेसी के प्रावधान डिफाइंड नहीं है। पर सीडीएसयू जो है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ना इन कंपनीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू किए हैं कि आप ना इस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। अब कंपनीज बोल रही हैं कि भाई आपने ई फार्मेसी उसके अंदर है ही नहीं। तो कहीं ना इस एक्ट के अंदर भी आने वाले समय में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। प्लस कंपनीज को इंश्योर करना होगा कि जो एक्ट के अंदर जो प्रावधान है कि कौन सी आप ड्रग्स को आपको इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो कैसे होना चाहिए, वो इसी एक्ट के अंतर्गत ही तब तक वर्क करेगा। तो अगर हम बात करें ई फार्मेसी मार्केट की, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अभी लगभग $2.7 बिलियन की आपको ये मार्केट देखने को मिल जाएगी। देखो, जैसे कि ना हमारे ई कॉमर्स होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। देखो, अगर आपने जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनके अगर मॉडल्स आपने समझ गए होंगे ना, तो आपको ये इन्वेंट्री हो गया या मार्केट प्लेस मॉडल, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। यहाँ पर पता क्या होता है, इन्वेंट्री के अंदर जैसे मान लो एक कोई फार्मेसी है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है और ये हमारा कंज्यूमर है।
ये कंज्यूमर ऐप और मोबाइल के माध्यम से कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। अब जो भी सामान है ना, जो भी आपके मेडिसिन वगैरह हैं, वो इसी फार्मेसी ने कहीं पे स्टोर करके रखी हुई हैं। जैसे ही आप इसको ऑर्डर प्लेस करोगे, आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। समझे इस बात को? इसको बोलते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इसी तरह से एक होता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के अंदर पता क्या होता है, जैसे यहाँ पर ना अलग अलग फार्मेसीज है, समझो बहुत सारी फार्मेसीज यहाँ पे इकट्ठी हैं। अब बीच में ना बस आपने एक ऐप के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया। आप ये कस्टमर ही थे, ठीक है ना? फर्क समझो दोनों के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर क्या था ना, आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर पता कहाँ गया? उस पर्टिकुलर कंपनी के पास। उस कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री में देखा, इन्वेंट्री से आपको ऑर्डर भिजवा दिया। जब मैं बात करता हूँ मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस में ना बस आपको कनेक्ट किया जा रहा है, इधर सेलर है, इधर बायर है। सेलर्स बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, और यहाँ पर आप बायर हो, तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल के अपने अपने कुछ कुछ फायदे होते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल का फायदा ये होता है क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर किया जा सकता है। क्योंकि आप एक बात नोटिस करो, इन्वेंट्री लेड मॉडल में आपको इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ती है, समझ रहे हो? आपको चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी खर्चा होता है उस सेंस के अंदर। इसके साथ ही मार्केट प्लेस के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को अकोमोडेट कर सकते हो। इन्वेस्टर फ्रेंडली मॉडल ये रहता है। पर इन्वेंट्री मॉडल के अंदर आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो अपने गोडाउन के अंदर अपने सेव कर रखी हैं, चीज़ें स्टोर कर रखी हैं। कस्टमर का एक्सपीरियंस और ट्रस्ट भी बनता है, क्योंकि आप नोटिस करो ना, यहाँ पर इन्वेंट्री मॉडल के अंदर क्या हुआ, आपको पता है कि सामने बेचने वाला कौन है, तो वो क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे इन्वेंट्री वाले मॉडल के अंदर। पर मार्केट प्लेस में तो क्या हुआ, बस बीच में आपने उनको कनेक्ट कर दिया एक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से। तो सामने वाला क्या दवाई भेज रहा है, क्या नहीं भेज रहा, वो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ना इस तरह के क्वालिटी चेक्स जो कंडक्ट करने आपके मार्केट प्लेस के अंतर्गत मुश्किल हो जाते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ ना इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल की, तो आप देख पाओगे कि जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे केयर ऑन गो, मेड लाइफ, मायरा, ये कुछ नेटमेड्स, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। मार्केट प्लेस मॉडल के भी 1mg फार्मेसी, ये सारे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ आपकी जेनरिक ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस होती हैं। अब जैसे नाम में ही क्या आ गया, वर्ड जेनरिक, ठीक है ना? तो यहाँ पर सिर्फ आपके मेडिसिन ही नहीं, मेडिसिन के अलावा जैसे आपके कॉस्मेटिक सामान हो गया, कुछ एक्सेसरीज हो गया, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग फार्मेसी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ONDC, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। थोड़ा पहले ना मैं आपको ONDC समझा देता हूँ, फिर जो भी लिखा हुआ है वो आप समझ जाओगे। एक चीज़ इमेजिन करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वस्तु खरीदनी है, एनीथिंग, वट एवर इट माइट बी, एक टीवी खरीदना है या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, तो आप जाते हो सर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के पास, है कि नहीं? अब यहाँ पर जो बड़े बड़े इस तरह से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर एक छोटे सेलर के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाती है, राइट? जो आपके बायर्स होते हैं या आपके सेलर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कई बार बड़ी दिक्कत आती है। जो आपके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कहेंगे, कहीं ना कहीं वही बातें आपको यहाँ पे माननी पड़ती हैं। एंड आप एक चीज़ इमेजिन करो, जैसे मान लो आपके घर के पार कोई छोटी मोटी दुकान वाला है, वो कुछ अपनी सामान को बेचना चाहता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो उसको बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ना ONDC को क्रिएट किया गया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यहाँ पर पता क्या होगा, जैसे मान लो आप हो एक कस्टमर, तो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो हमारे सेलर्स होते हैं, ये सेलर्स आपके छोटे सेलर्स भी हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े सेलर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना इनको एक कनेक्ट करवाने की बात है। आप एक चीज़ नोटिस करो ना, आज के समय जो ई कॉमर्स है, पूरी की पूरी मोनोपोली उसके ऊपर किस चीज़ की आ चुकी है? अमेजोन और फ्लिपकार्ट की। और ये मैं सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, इसी तरह से फूड डिलीवरी के लिए भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया। तो यहाँ पर ना दरअसल में बायर और आपके कंज्यूमर्स, इनको एक तरह से कनेक्ट करने की बात है थ्रू ONDC। जैसे आपने यूपीआई सुना है, ठीक है? यूपीआई आप तो यूज भी करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पर क्या हुआ, यूपीआई के माध्यम से ना सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई हैं। तो अगर मान लो एक बायर को कोई चीज सर्च करनी है ना, तो डायरेक्टली वो ONDC प्लेटफॉर्म पे सर्च करेगा। ये ONDC प्लेटफॉर्म पर जो भी वो आइटम है, लेट से आप शूज देखना चाहते हो, शूज आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो शूज के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग जो भी आपके सेलर्स होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग जिन्होंने भी वो पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट किया होगा, वो सारे आपको यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। प्लस ONDC ने अलग अलग लॉजिस्टिक पार्टनर्स हो गया,
आपके अलग अलग रिसोर्स प्लानर्स हो गया, उनके साथ भी कहीं ना कहीं पार्टनर किया हुआ है, जिसके माध्यम से बायर्स और सेलर्स को एक तरह से एक अच्छी मार्केट मिल पाए। ऐसा ना हो कि वो मार्केट कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज्ड है, सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर कंपनीज उसके अंदर काम करें, नहीं, वहाँ पे छोटे बायर्स और छोटे सेलर्स भी कहीं ना कहीं काम कर पाएं। स्मॉल मर्चेंट्स एंड बिजनेस एंटिटीज को इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि यार जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसका कहीं ना ये कॉम्पिटिटर है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओएनडीसी ओएनडीसी तो सरकार की तरफ से है, तो सरकार की कोशिश है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वो भी यहाँ पे आए, वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑपरेट करें, ताकि वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर पाए लोगों तक। पर अभी तक ऐसा हुआ है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ने यहाँ पे इसके साथ पार्टनर मतलब ऑन बोर्ड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर हमारे कुछ सेलर्स हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स हो जाएंगे, ओएनडीसी के माध्यम से इन सबको यहाँ पे एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, एंड जिस माध्यम से आपकी प्रोडक्ट डिस्कवरी आसान हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स हो गया, पेमेंट्स हो गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें इस तरह से आसान हो सकती हैं। तो होता क्या है, एक बायर्स की ऐप हो जाती है, एक इसी तरह से आपके जो सेलर्स की ऐप हो जाती है। तो जो भी इनको प्रोडक्ट डालना है वो यहाँ पे डाल देंगे, बायर्स वाले अपने यहाँ पे डालते रहेंगे, जहाँ पे कनेक्ट आएगा तो ओएनडीसी उसको यहाँ पे एक तरह से बीच में कनेक्ट कर देगा। तो थोड़ा सा और जानते हैं ओएनडीसी के बारे में। ओएनडीसी है क्या? इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब होता है कि मान लो अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के चलने से कुछ प्रॉफिट आया ना, तो वो प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट वापस से कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंपनी बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है ओएनडीसी को अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क को यहाँ पे ऑपरेट करती है। देखो एपीआईज क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ, पर एपीआईज के माध्यम से ये वर्क करता है। मैं पहले इसी को समझा देता हूँ, वरना आप एपीआई के रिगार्डिंग कंफ्यूज होते रहोगे। देखो एपीआईज ना दरअसल में हेल्प करती हैं आपकी किसी भी चीज़ के बीच में डेटा वगैरह इंटरचेंज करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए मदद की जाती है। क्या कभी आपने ये सोचा, जैसे मान लो आपको कुछ पीडब्ल्यू ओनली इसका कोई कोर्स खरीदना था, ठीक है ना, आप वहां पे कोर्स खरीदने गए, बीच में वो कहेगा कि हाँ आप इसके माध्यम से लेट से किसी यूपीआई के माध्यम से आप कोर्स खरीदना चाहते हो, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इस तरह से जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? तभी तो उससे पता लगेगा कि हाँ यार ये इसका डेटा था, इससे सारी ये चीज़ें इस तरह से। तो ये जो सारे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से, इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से अलग अलग आपकी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं वो आपस में बातचीत करती हैं, उसको हम बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपकी बैंकिंग तो चलो एक पार्ट हो गया, इसी तरह से पेमेंट्स हो गया, टिकट जब आप करवाते हो, मैसेज वगैरह भेजते हो, उन सब के अंदर आपका एपीआई का यूज़ होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें ओएनडीसी के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएंगी। साथ में अगर हम बात करें तो इसको कमीशन किया गया था ओएनडीसी को बाय डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे ओएनडीसी के बारे में जो आपको जानने चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जिस्टिंग जो 4.3 आपकी ई रिटेल पेनिट्रेशन है, इसको हम कहीं ना कहीं और बढ़ाना चाहते हैं। आपके छोटे मर्चेंट्स, आपके छोटी बिजनेस एंटिटीज, उनको भी यहाँ पे फायदा मिले, हमारी ये यहाँ पर कोशिश है। जब भी आप कोई आइटम को सर्च करोगे ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके जितने सेलर्स हो गया, कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गया, वो सारे जिन्होंने भी यहाँ पे उस पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, तो आपको भी अकॉर्डिंगली फायदा हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये एपीआई का यूज़ करता है जो मैंने आपको समझा ही दिया, दैट आर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके अलावा ना कुछ और टेक्नोलॉजीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। वन ऑफ देम इज इंडिया स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या चीज़ है? देखो जब हम बात करते हैं ना इंडिया स्टैक या फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूपीआई, तो मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूपीआई। ठीक है ना। यूपीआई के माध्यम से क्या हो रहा है, आपकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो कहीं ना कहीं एनेबल हो पाई हैं, आसानी से आप कर पाए हो, डिजिटल सेक्टर के अंदर अच्छा काम हुआ पाया है। आईएमपीएस के माध्यम से आप पैसा भेज सकते हो, ऑनलाइन आजकल केवाईसी हो जाता है, आधार पे है आपके पास, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, भारत क्यूआर है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उनको स्टोर कर पाते हो, कहीं भी इनको यूटिलाइज करना हो तो वो आपको मदद मिल जाती है इसके अंदर। आधार की मदद से आपकी डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोसेस होते हैं, आपके ऑथेंटिकेशन के लिए ये यूज़ हो सकता है, पेमेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब तो सरकार ने आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग डिजिटल मिशन जो आया है,
वहाँ पर डिजिटल आईडी क्रिएट करी जा रही है। तो आप नोटिस कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया गया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो कल को ना आपको कुछ भी करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल सेफ्टी नेट हो गया, जहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जैसी चीज़ें आप तक पहुँच सकती हैं। सरकार को आपको कुछ पेंशन देनी हो, कुछ भी इस तरह से बेनिफिट देने हो, तो ये इंडिया स्टैक के माध्यम से आपको ये मिल जाएगा। बाकी जनधन अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, लेंडिंग आसान हुई है, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाते हैं भीम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, इंश्योरेंस हो गया, इस तरह की अलग अलग सर्विसेज ये सारी आपको मिल जाती हैं। तो इन्हीं सभी सिस्टम्स को इंटरकनेक्शन होना इनका वही बोलता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आप नोटिस करो ना, ये सारे कहीं ना कहीं आपस में यूटिलाइज हो पाएंगे। कल को आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, मान लो आप कुछ लेने गए, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपने डिजी लॉकर से एक्सेस कर लिए, वो डिजी लॉकर के एक्सेस के माध्यम से आपसे आस पास में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया। तो इसी का कॉम्बिनेशन, इन्हीं सभी सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स का एक इंटरकनेक्शन ही क्या बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। देखो पिछले दिनों ना एक न्यूज़पेपर के अंदर ये पूरा आर्टिकल आया था कि आरबीआई का नया पायलट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट आखिर है क्या। पहली बात तो ये समझो, आरबीआई में ना एक इनोवेशन के लिए बॉडी है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, राइट। ये आरबीआई की फुली ओन्ड सब्सिडरी है। इसके द्वारा यहाँ पर ना इस प्लेटफॉर्म को, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। मतलब इसको यहाँ पे इसकी एवेल्युएट किया जा रहा है कि अच्छा है या बुरा है, या फिर इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जैसे मान लो एक पर्सन है, उसको लोन चाहिए। अब हमें एज अ बैंक बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यार वो कल को लोन लेने के बाद उसको वापस रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्रेडिट एग्रीमेंट उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है। पर आज के समय अगर आप नोटिस करोगे, जो भी इस चीज़ के लिए डेटा चाहिए चेक करने के लिए कि बंदे को लोन देना या नहीं देना, या किस रेट पे देना है, उसके लिए जो डेटा है ना, वो अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है। कुछ डेटा हो सकता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, कुछ आपके अकाउंट एग्रीगेटर्स के पास हो सकता है, कुछ बैंकों के पास डेटा होगा, कुछ डिजिटल एंट्री अथॉरिटीज़ के पास डेटा होगा, कुछ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के पास डेटा होगा। अब हम बोलते हैं कि नहीं भाई, इसको डेटा चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ना हम इस चीज़ को, क्रेडिट को मोर एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। ये सारा डेटा हम एक जगह पे हमारे पास हो, तो उससे ना कहीं मदद मिलेगी बोरोवर्स और लेंडर्स को कनेक्ट करने के अंदर। तो यानी कि ना क्रेडिट, अगर किसी को उधार चाहिए तो उधार लेने में अब थोड़ी आसानी हो पाएगी, क्योंकि चीज़ें अब आसानी से एक्सेसिबल हो पाएंगी। ये प्लेटफॉर्म इसलिए लाया गया है, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के ही होली ओन्ड सब्सिडरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, इनका बस एक आइडिया आपको होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह से ना एक है वन फ्यूचर अलायंस, ये भारत का ही कॉन्सेप्ट है, वन फ्यूचर अलायंस। जहां पर क्या होगा, जहां पर आपकी सभी कंट्रीज और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आया जाएगा। देखो आप एक चीज नोटिस करो, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको कोविन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें इंडिया के द्वारा करी गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया। अगर ये चीजें कुछ इंडिया कर रहा है, तो हो सकता है कोई चीजें ऐसी यूके भी कर रहा हो, कोई इस तरह की चीजें यूएसए भी कर रहा हो, कोई और कंट्री भी इस तरह से हो सकता है कर रही हो। तो कहीं ना हो सकता है इंडिया यूएसए से कुछ बेनिफिट्स ले पाए, यूएसए यूके से बेनिफिट ले पाए। इस तरह से सारी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर कहीं ना कहीं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आने वाले समय के अंदर काम होगा, हम उसके फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, ताकि इसको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया को बेनिफिट हो पाए। ठीक है ना। तो हम इस तरह से सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क इसके रिगार्डिंग लाया जा पाए। नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक और टॉपिक है, दैट इज यूलिप। यूलिप क्या होता है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब देखो, जैसे आप कोई सामान है, आपकी कोई भी वस्तु थी, इस तरह से आपने उस वस्तु को बनाया, पर इसके बाद वस्तु बनाने के बाद कहीं ना कहीं कस्टमर तक पहुंचने में काफ़ी इसमें परेशानी आ सकती है। इसके स्टोरेज में दिक्कत आ सकती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपकी कंट्री की सड़कें अच्छी ना हो, पैकेजिंग में दिक्कत आए, इन्वेंट्री हैंडलिंग में दिक्कत आए, इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। एंड अगर ये दिक्कतें आएंगी, तो कहीं ना कहीं कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचेगा वो प्रोडक्ट महंगा पहुंचेगा, और अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो आपका कस्टमर उस चीज़ को खरीदेगा नहीं। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ है ना, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इंडिया चाहता है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो कॉस्ट बढ़ी, इसी को बोलते हैं क्या, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। हम इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। उसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, यूलिप।
यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है कि कैसे कुछ नई नई अप्रोचेस के माध्यम से हम अपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और भी बेहतर बना सकते हैं। 2022 के अंदर हमारी एक पॉलिसी आई थी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, उसके अंतर्गत यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके हिसाब से पता लगता रहता है कि कार्गो मूवमेंट कैसी है एंड कहीं ना कहीं हम कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। एक आखिरी टॉपिक इसके अंदर ये भी है, दैट इज GDPIR, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी। अब पहली बात तो आप ये नोटिस कीजिए कि इसको बनाया है हमारी जो मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ पर ना बात ये है कि हमारे पास एक रिपोजिटरी क्या होती है, एक कलेक्शन बन जाए। एक कलेक्शन बनेगा किस चीज़ का? अच्छी प्रैक्टिसेस का। जो भी चीज़ें देखो, मान लो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो जो कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी अच्छी राइट प्रैक्टिसेस हैं, उनके रिगार्डिंग नॉलेज है, अगर हम उन सभी चीज़ों को एक कलेक्शन में ले आएँ तो हमारे जो भी नॉलेज गैप्स थे ना, हम उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाएंगे एंड उसके हिसाब से सबके साथ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी जा पाएगी इस पर्टिकुलर ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के द्वारा, जिसको डेवलप किया गया है मीटी मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर आज के समय लगभग 54 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 16 कंट्रीज के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब आप लोग सोचोगे सर ये क्या चीज़ है जेम? देखो इसको बोलते हैं जेम पोर्टल, ठीक है। जैसे फॉर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आप हो, आप क्या करते हो, आपको कोई वस्तु चाहिए होती है, लेट से आपको शूज़ खरीदने हैं, तो आप अमेज़ॉन पे डालते हो, ठीक है ना। अमेज़ॉन के ऊपर आपको शूज़ के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उनमें से कोई ना कोई खरीद लेते हो। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक तरीका है। पर आप नोटिस करो, ये तो आप हो, आपको चाहिए। इसी तरह से हो सकता है हमारी सरकार को चाहिए, हो सकता है सरकार के किसी डिपार्टमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, कुछ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हो सकता है कुछ चाहिए, हो सकता है मान लो उनको अपने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी वगैरह मंगानी है, कुछ कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब उनको जब ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं तो पता क्या करते हैं, वो जाते हैं जेम पोर्टल के ऊपर। जेम पोर्टल के ऊपर वो डालते हैं कि यार हमें ना ये स्टेशनरी का इतना 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 सामान चाहिए। अब सामने से जो भी आपके सेलर्स होंगे वो यहाँ पर अपना बताएंगे कि अच्छा आपको ये सामान चाहिए, आपको ये सामान इतने में मिल जाएगा। तो अब ना कहीं ना कहीं सब लोग देख सकते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर एंटिटी को, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इतना सामान चाहिए था और इतना इतना रेट सबने यहाँ पे बताया। इस सेलर ने 500 रुपये का बताया, इसने 600 का, इसने 700 का। अकॉर्डिंगली यहाँ पर ना जो 500 वाला हो गया उसका सामान हम ले लेंगे, खरीद लेंगे। इससे पता क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आ रही है। वरना आप नोटिस करो, जब भी पहले इस तरह कोई भी डिपार्टमेंट ने कुछ सामान वगैरह खरीदना होता था तो क्या होता था, किसी को पता ही नहीं लगता था कि इस डिपार्टमेंट ने कोई सामान भी खरीदा है। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ करप्शन जैसी चीज़ें भी होती थी। तो अब ना क्या हो गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम को एक वन स्टॉप पोर्टल बना दिया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि ऑनलाइन प्रोक्योर करेगा कोई भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो आइटम्स होती हैं जो इनको चाहिए होती हैं आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पीएससीज को। ये 2016 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रोक्योरमेंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी परचेजेस होती हैं वो इसी पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए। दिस इज नोन एज जेम पोर्टल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिजी यात्रा। अब ये क्या चीज़ है सर? देखो कभी आप लोग एयरपोर्ट गए हो, फ्लाइट लिया कभी? जिन लोगों ने लिया वो समझ पाएंगे मेरी बात को, जिन्होंने नहीं ली कोई दिक्कत नहीं। समझो इस बात को, जब आप लोग एयरपोर्ट जाते हो ना, तो एयरपोर्ट में जाते सारी पहले जो आपके पुलिस वाले होते हैं वो यहाँ पे आपका चेक करते हैं। आपके वो आपसे मानते हैं कि यार अपना आधार कार्ड दिखाओ या फिर कोई और अपनी आईडी कार्ड दिखाओ, इस तरह की चीज़ें। एंड उसके बाद वो आपको फिर टिकट वगैरह चेक करते हैं, फिर आपको अंदर जाने देते हैं। फिर अंदर जाओगे फिर वही कहीं ना कहीं प्रोसेस, वहाँ पर भी आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ती है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर अपने फ़ोन में दिखा दो, या फिर उसके फिजिकल आपके पास कागज़ वगैरह हैं। फिर आपसे वो एक आईडी मांगेंगे। फिर उसके बाद आपको बैगेज वगैरह के अंदर भी इस तरह से लंबा सा प्रोसेस करना पड़ता है। तो कई बार ना इसमें पूरा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है और आपको लाइन्स वगैरह में लगना पड़ता है। तो 15-20 मिनट तो कम से कम लगते हैं, उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। अब सरकार ने लाई है एक क्या, डिजी यात्रा। डिजी यात्रा में पता क्या होगा, आप अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है सर, कर लिया ऐप इंस्टॉल। उसके अंतर्गत ना एक बार पहली बार आप रजिस्टर कर लोगे, सारा डेटा वगैरह डाल दोगे, अपना नाम क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ, एक बार डाल दिया। समझना इसको, बस आपने ये काम एक ही बार करना है। ऐसा नहीं कि बार बार करना है कि 10 बार फ्लाइट ली 10 बार करो, नहीं। ये ज़्यादातर काम आपको एक बार कर लिया।
एक बार आपने नाम कर लिया, अपने चेहरे का भी आपने अपनी फ़ोटो वगैरह उसको दे दी। अब पता क्या होगा, जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे, एक तो पहली बात एयरपोर्ट के ऊपर अलग लाइन होती है डिजी यात्रा वालों की। तो आप डायरेक्टली एक लाइन में गए, वहाँ पर कोई आपसे ये नहीं माँगेगा कि भाई अपना आधार दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। आप डायरेक्टली वहाँ पर कैमरा होगा, उसको वो आपके फेस को स्कैन कर लेगा, फेस को रीड कर लेगा, इस तरह से हो जाएगा एंड कहीं न कहीं साथ के आपके फ़ोन के अंदर क्यूआर कोड होगा, आपको बस वो स्कैन करना है। तो वहाँ पर ना आपके हार्डली 15 सेकंड लगते हैं। फिर आप अगले जो भी प्रोसेस के ऊपर जाते हो, वहाँ पर भी ना आपको बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे आपके लिए अलग लाइन होती हैं। जब सिक्योरिटी होगा तो वहाँ पर भी आप अलग लाइन के अंदर जाओगे। तो इस तरह से ना ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, अगर मैं बताऊँ, तो मैंने खुद ने इसको बैंगलोर एयरपोर्ट पे ट्राई किया और मेरे खुद 5 मिनट लगे टोटल, स्टार्टिंग से लेके अंत तक जाने के अंदर। तो बेसिकली ना टाइम बचाने के लिए इसको यहाँ पे डिजी यात्रा को यूज़ किया गया है। ये वाला प्रोसेस तो पहली बार ही करना है, एक ही बार करना है, जब मतलब आपने पूरा डेटा-वेटा अपनी ऐप में डाल दिया। एक बार वो हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस आपको बस फेशियल स्कैनिंग करनी होती है और एक क्यूआर कोड बस दिखाना होता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे करना, कोई आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है? बस कई बार ये बोल देते हैं कि सर आज सर्वर डाउन है, आज आपको ऐसे ही कर लो। तो 1-2 बार ये हुआ है, बट अदरवाइज़ कि इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो सब इश्यूज़ देखने को मिले हैं, बट अदरवाइज़ इससे कहीं न कहीं ना फ़ास्ट हो गया है। पर एक्चुअल में ना दिक्कत पता क्या आई है? दिक्कत ये आई है कि इसमें ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? देखो एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार ना लोगों से ये एक्चुअली ना वॉलंटरी सिस्टम है, समझ रहे हैं इस मुद्दे को? वॉलंटरी मतलब अगर आप करना चाहते हो करो यार डिजी यात्रा, नहीं करना है मत करो। टेक्निकली सरकार ने तो ये बोला था। पर यहाँ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं सरकार के ऊपर कि इन्होंने लोगों को ना बोला है कि हमें ना दिखाना है लोगों को कि हमने करोड़ों लोग हमारे डिजी यात्रा के अंदर एनरोल कर गए। इस वजह से पता क्या होता है? पुलिस वाले फ़ोर्स करते हैं कई बार लोगों को। वो बोलते हैं कि आप ना डिजी यात्रा को अभी के अभी इंस्टॉल करो, अपना डेटा-वेटा डालो वहाँ पे एंड अकॉर्डिंगली फिर डिजी यात्रा के माध्यम से जाओ। तो बिना लोगों की कंसेंट के उनका डेटा-वेटा यहाँ पे लिया जा रहा है, उनके फेशियल बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं। और आप नोटिस करो अगर सरकार के पास या आप किसी भी एजेंसी के पास आपके इस तरह से फेशियल बायोमेट्रिक्स जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की प्राइवेसी के ऊपर भी खतरा आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट, तो डेटा यहाँ पे शेयर हो रहा है अच्छा खासा, तो उससे लोगों को थोड़ी चिंता यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी सरकार भी अब ये दिखा रही है कि हमारे पास इतने 1.5 करोड़ लोगों ने डिजी यात्रा के साथ एनरोल कर लिया। पर दरअसल में वो जो नंबर है ना, वो वॉलंटरी नहीं है। लोगों के बिना कंसेंट की वजह से हुआ है कि पुलिस वाले जो स्टार्टिंग में सिक्योरिटी पे होते हैं, उनको बोला गया है कि आप लोगों को बोलो कि नहीं आप डिजी यात्रा के थ्रू ही जाओ। समझे? तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर भी ये चीज़ रही है। तो मैंने आपको डिजी यात्रा का मतलब बता दिया। ये एक मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी है जिसके माध्यम से लोग अपने ट्रैवल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को फेशियल स्कैन के साथ कहीं न कहीं आप जा सकते हो। बस आपको अपना बोर्डिंग पास हो गया, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, जो कहीं न कहीं सारा डेटा अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेयर कर देगा और उससे आपकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो बस बोर्डिंग पास को स्कैन करना, अपने फेस को स्कैन करना है। एक सिंगल बायोमेट्रिक फेस टोकन होगा जिसके माध्यम से आप सारे चेक पॉइंट्स इस तरह से कहीं न कहीं कर सकते हो। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंडियन नेशनल्स के लिए भी एप्लीकेबल है और फॉरेन नेशनल्स भी ना इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? डिजी यात्रा फाउंडेशन, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी सारा फंड होगा डिजी यात्रा के लिए, उसके लिए सरकार कुछ भी फंडिंग नहीं देगी। ये फंड कहाँ से आएगा? आपके एयरपोर्ट्स के माध्यम से ही आएगा। दीज़ आर फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट बी अवेयर रिगार्डिंग डिजी यात्रा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंटर्स जो हमें सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग पढ़ने थे। आई होप ये जो पूरा सर्विस सेक्टर वाला टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।